देखिए, पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी के बारे में और इसके अलावा सौरमंडल के बारे में ये सब कुछ जानकारी हमने हासिल की थी। अभी चैप्टर 2 के अंदर ग्लोब है, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, और इसका एक चार्ट भी दे रखा है यहाँ पे, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के चार्ट दे रखे हैं। अब हम इसमें शुरू करते हैं अध्याय। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, और हाँ, यकीनन हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है ना, और जिसको हम भूभाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से उभरी हुई है, और ये ऊपर यानी कि उत्तर और दक्षिण से क्या है, थोड़ी चपटी है, और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है यानी बाहर निकली हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए, और इसको हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सावधानीपूर्वक एक ग्लोब को देखेंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, और जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक वास्तविक रूप होता है छोटे आकार के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ये ग्लोब दे रखा है, इस तरीके से ही कुछ अर्थ होती है। इसके आगे हम इसको और विस्तार से जानेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, और ये जो ग्लोब होते हैं ये विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, इसमें जैसे बड़े ग्लोब होते हैं जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते। ये तो पता ही है कि जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम आसानी से नहीं ले पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, और इसके अलावा ऐसे भी ग्लोब होते हैं जो पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, छोटे होते हैं, और गुब्बारे वाले भी होते हैं जिनमें हम हवा फिल करके उनको बड़ा कर सकते हैं और वापस हवा निकाल करके हम आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, और ये जो ग्लोब है ये स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार पहिया या लट्टू घुमाता है, और इसको हम इसी तरीके से घुमा सकते हैं जैसे कुम्हार पहिया और लट्टू को घुमाता है, जैसे कि ये है ना, ये अर्थ को हम ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, और ये जो ग्लोब होते हैं इनमें क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ देश है, जैसे ये अर्थ पे भारत है, महाद्वीपों और महासागरों को उनकी सही आकृति में, उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है, बल्कि मैप में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, और पृथ्वी के समान जो भी कोई गोला हो, तो पृथ्वी के समान अगर उतना बड़ा कोई गोला हो तो उसमें किसी भी बिंदु और स्थिति का वर्णन हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि अर्थ है, ये जो ग्लोब है, इस पे हम किसी भी स्थान और बिंदुओं को अगर हमें जानना है, उस स्थान की स्थिति जाननी है, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं की आवश्यकता होगी, जो कि हम आगे देखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं यही है हमारी लोकेशन वगैरह जानने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। अब देखेंगे जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए, जैसे ये ग्लोब है, अब ग्लोब में ये है ना, ये सुई ये झुकी हुई अवस्था में है, और जिसको हम क्या कहते हैं, अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, और ये जिनसे ये सुई गुजरती है इनको हम ये है उत्तर और ये है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इनको हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, और इस ग्लोब को हम क्या कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, जैसे कि अर्थ घूमती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुई यहाँ पे ग्लोब में दिखा रखी है, असल में अर्थ पे ऐसी कोई सुई नहीं नज़र आएगी, ये काल्पनिक है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत कहा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं, और इसको हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, विषुवत, ठीक है। कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और ये जो विषुवत है इसके ऊपर में जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। एक तो उत्तर वाले जो भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो भाग है, जैसे ये विषुवत रेखा है ना, इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, और ये दोनों हैं बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है, और इसी प्रकार विषुवत है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, और ये किसी भी चीज़ के अर्थ पे जो स्थिति बताते हैं, और वो स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत से दूरों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है, और विषुवत से दूरों तक जितने भी वर्त होते हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं या अक्षांश समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, और ये जितने भी अक्षांश होते हैं इनको हम किन में मापते हैं, अंश में मापते हैं, ठीक है। विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, और ये जो विषुवत है, ये जो हमारा विषुवत है, ये किनको, शून्य अंश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत से दोनों तरफ दूरों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जैसे ये 90 डिग्री है ना, ये उत्तर को दर्शाता है, और इसी तरीके से आपको ये दक्षिण को दर्शाता है। इसी प्रकार विषुवत के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं उनको हम किन के नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश। तथा विषुवत के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, और इसीलिए जो प्रत्येक जो अक्षांश हम लिखते हैं उसके लिए हमें उसकी दिशा यानी कि उत्तर में है तो उत्तर दिशा, और दक्षिण है तो दक्षिण में भी लिखते हैं। इसको सामान्य हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, जैसे कि उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये उत्तर है तो यहाँ पे ये शॉर्ट में उ और ये द, इस तरीके से भी हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। इसके सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर व ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। दोनों क्या है, 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन इसमें
क्या अंतर है आगे देखिए। लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। और ये क्या है, ये तो उत्तर में स्थित है और ये दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और ये क्या है, 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। और जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत के करीब जाते हैं, विषुवत से दूर की ओर जाते हैं, तो ये जो इनके अक्षांश है, इनकी आकृति, इनका आकार क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट